नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए इस क्लास में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपीपीएससी जो प्री है 2023 उसके अंतर्गत जो ज्योग्राफी यानी कि जो प्री के अंतर्गत यूनिट 4 है उसकी टेस्ट सीरीज़ हमारी चल रही है। उसमें हमने ऑलरेडी एक वीडियो यहाँ पे अपलोड कर दिया है, जो है ये सेकंड है यानी कि सेट 2 है। सेट 2 के अंतर्गत कुछ क्वेश्चन यानी कि 10 से 15 क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद आगे की जो चीज़ें हैं वो नेक्स्ट में करेंगे। तो चलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है आज का वो यहाँ पे देखने को मिलता है, निम्न में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में है। पहली तो बात होती है कर्क रेखा क्या है। तो अब देखिए, जब आप ग्लोब की बात करें, पूरा पृथ्वी के बीचों बीच से जो काल्पनिक रेखा गई है इसे बोलते हैं हम अक्षांश रेखा 0 डिग्री। और इसके ऊपर 23.5 डिग्री जो रेखा है काल्पनिक रेखा उसे आप बोलते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा मतलब आप देख सकते हैं उत्तर में 23.5 डिग्री। और ऐसे ही नीचे गई है आपकी 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है, सॉरी मकर रेखा है, वो कहाँ गई है, नीचे से 23.5 डिग्री से। तो यहाँ पे बात की जा रही है हमारा जो भारत है ये आपका देशांतर रेखा है, यहाँ पे हमारा भारत है। और यहीं पे हमारा जो क्या है बीचों बीच से क्या गई है, कर्क रेखा गई। तो बीचों बीच से गई, इसका मतलब कहाँ कहाँ से गई है, एक तो गई गुजरात से, गुजरात के बाद एमपी, एमपी के बाद गई है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद जो है झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ऐसे ही है, मतलब एक प्रकार से गोल नहीं है, थोड़ा मतलब इस प्रकार से सीधी सीधी रेखा नहीं जा सकती, थोड़ा राउंड शेप में गई है। तो कौन कौन से राज्य यहाँ कवर हो रहे हैं, देखिए गुजरात हो रहा है, एक राजस्थान हो रहा है, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कितने राज्य हो रहे हैं टोटल, 8। ठीक है, तो आपके लिए ये भी यहाँ पे तैयार हो गया कि 8 राज्य जो है कर्क रेखा इन्हीं से गुजरती है। उसके बाद यहाँ ऑप्शन क्या है, त्रिपुरा। तो त्रिपुरा देखिए इसी में है। उसके बाद मणिपुर की बात करें तो मणिपुर यहाँ पे नहीं है, मिजोरम है, झारखंड है। तो मणिपुर यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसका मतलब कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा है, मणिपुर है। तो देखिए मणिपुर आपका ये देखने को मिलता है यहाँ पे। ठीक है, इसके बारे में आप देख भी सकते हैं, ये 8 राज्य यहाँ पे देख सकते हैं। और जो है उत्तरी उष्णकटिबंधीय भी कहा जाता है जो कर्क रेखा है उस भाग को। नेक्स्ट जो है सूचीबद्ध यानी कि पहली लिस्ट को दूसरी लिस्ट से मिलाना। तो पहली लिस्ट में क्या है, पहली लिस्ट में आप देख सकते हैं नदी है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सहायक नदी है। सहायक नदी का मतलब क्या होता है, पहले तो बात करते हैं नदी। तो ये इस प्रकार से पर्वत होता है, पर्वत से निकलकर जो है नदी यहाँ पे बहती है। और जो बाहर से आकर मिलती है कुछ अलग जो नदियाँ होती है इन्हें बोलते हैं सहायक नदियाँ। तो मुख्य नदी में बाहर से जो छोटी छोटी नदियाँ आकर मतलब समुद्र में ना गिरकर जो बड़ी नदी में मिल जाती है उन्हें बोलते हैं सहायक नदी। तो सिंपल सी बात, यहाँ गोदावरी जो दक्षिण भारत की मतलब भारत की दूसरी बड़ी नदी है और दक्षिण भारत की पहली, यानी कि गंगा के बाद दूसरा नंबर इसी का आता है। फिर महानदी है, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में देखने को मिलती है। दामोदर नदी आपको पश्चिम बंगाल के अंतर्गत देखने को मिलती है। कावेरी नदी नीचे दक्षिण भारत में देखने को मिलती है। तो गोदावरी नदी की सहायक नदी की अगर बात करें तो ये जो है आपकी पेनगंगा है। महानदी की सहायक नदी शिवनाथ है। दामोदर की जो है बाराकर, और कावेरी की जो है भवानी। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। और यहाँ आप बात भी करें तो एक एक करके हम देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं गोदावरी की। तो गोदावरी देखिए नासिक जिले यानी कि महाराष्ट्र के नासिक जिले से होकर निकलती है और पश्चिम बंगाल में जाकर ये गिर जाती है। जैसे कि बात करें 1465 इसकी जो है लंबाई है किलोमीटर में। ठीक है, तो त्र्यंबकेश्वर से निकलकर ये दक्कन के पठार यानी दक्षिण का पठार से गुजरते हुए सीधे जाकर बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। कुछ इसकी जो है आप सहायक नदियों के बारे में बात करें, प्रवरा है, पूर्णा, मंजरा, पेनगंगा, बरधा, बेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, मनेर, सबरी, ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं। फिर बात करते हैं महानदी की। तो महानदी आप देख सकते हैं यहाँ पे रायपुर के अंतर्गत जो है धमतरी जिले से ये सिंहवा नामक पर्वत से निकलती है। और ये जो है उत्तर की ओर यानी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और फिर जाकर देखिए बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। इसके बाद इसकी सहायक नदी शिवनाथ, पेरी और अलग अलग प्रकार से देख सकते हैं, हंसदेव है, जोंक है, खारून, ये इस प्रकार से। नेक्स्ट नदी की बात करें दामोदर की। तो दामोदर आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल वाले एरिया में देखिए दामोदर नदी है जो कि हुगली नदी में मिल जाती है, यानी डायरेक्ट आपकी समुद्र में नहीं गिरती है। तो दामोदर नदी जो है झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से निकलकर पश्चिम बंगाल में पहुंचती है। और हुगली नदी क्या है, ये आई आपकी गंगा नदी। गंगा नदी की एक जो है छोटी जो धारा है वो निकलकर यहाँ से अलग हो जाती है, तो इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एक होती सहायक नदी और एक होती डिस्ट्रीब्यूटरी, यानी कि ट्रिब्यूटरी होती है और एक डिस्ट्रीब्यूटरी होती है जो नदी बाहर निकल कर जाती है छोटी धारा के रूप में। तो इसी की जो धारा निकली है उसी में जाकर कौन मिल जाती है, दामोदर। उसकी कुल लंबाई जो है आपकी 592 किलोमीटर है। बराकर नदी, कोनार नदी, और इसके अलावा देखिए अलग अलग प्रकार की जो नदियाँ है वो इसकी सहायक नदी है। फिर बात करते हैं कावेरी की। तो कावेरी यहाँ देख सकते हैं कर्नाटक जिले से निकली है, दिख रहा है आप, कर्नाटक जिले से।
तो देखिए ये जो है कर्नाटक और उत्तरी तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तरी तमिलनाडु में ये बहती है और सदा नीरा मतलब वर्ष भर बहती है। पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकलती है, इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है और ये पूर्व में प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में। इसकी सहायक नदी देख लेते हैं आप, देखिए हमारी जो थी भवानी इसका आंसर था, तो हमने ये चीज़ें देख ली है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है मैत्री एक्सप्रेस। मैत्री एक्सप्रेस से याद आया आपको भारत और बांग्लादेश, और भारत और बांग्लादेश की बात करें तो पश्चिम बंगाल के अंतर्गत जो कोलकाता है, कोलकाता से लेकर ढाका जो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, इसके बीच में चलने वाली ये ट्रेन है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता एवं ढाका। देख भी सकते हैं यहाँ पे देखिए मतलब पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता और ढाका जो आपकी बांग्लादेश की राजधानी, दोनों के बीच में चलती है। और देखिए ये बहुत सारी फैसिलिटी इसमें देख सकते हैं, 14 अप्रैल 2008 को ये शुरू हुई थी, ठीक है। इसके अलावा देखिए जो है 5 दिन चलती है हफ्ते में। भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली कुछ और ट्रेनें, जैसे बंधन एक्सप्रेस भी कहाँ चलती है, भारत बांग्लादेश में। मिताली एक्सप्रेस भी कहाँ चलती है, भारत बांग्लादेश में। निम्न में से कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है? तो रिक्टर पैमाने पर मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? भूकंप की तीव्रता, यानी भूकंप की तीव्रता को किससे मापा जाता है? रिक्टर पैमाने से। आप यहाँ देखिए जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो इसकी तीव्रता यानी कि इसकी विनाशक शक्ति और बढ़ते जाएगी भूकंप की। तो आप यहाँ देख भी सकते हैं, देखिए यहाँ पे आपका जो है नॉर्मल भूकंप आते हैं, माइनर, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको इस चीज़ से चेक नहीं होती, तो आप देख भी सकते हैं भूकंप की तीव्रता मापी जाती है किसमें? रिक्टर पैमाने में। इसके अलावा देखिए भूकंप की तरंगे की तीव्रता मापने का एक गणितीय पैमाना भी है ये। भूकंप की शक्ति को बताने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली संख्याओं का एक पैमाना हम बोल सकते हैं। और 1935 में रिक्टर पैमाना जो है चार्ल्स रिक्टर ने इसको विकसित किया था। इसमें देखिए 0 से लेकर 1.9 तक ये भूकंप में आने वाली सिर्फ सीस्मोग्राफ से ही पता चलता है। सीस्मोग्राफ आप समझ सकते हैं। 2.9 ये जो है भूकंप हल्का कंपन देता है, और 7.9 अगर आ जाए तो इससे काफ़ी विनाशक चीज़ें हो जाती है। 7 पॉइंट ये वाला देख सकते हैं मेज़र, ठीक है, ये जो है मेज़र वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहा जो होता है किससे प्राप्त किया जाता है? देखिए कोई भी धातु होती है उसका एक अयस्क होता है, तो लोहे का अयस्क पूछा गया है, तो लोहे का अयस्क क्या है? हेमेटाइट। तो लोहा किससे प्राप्त होता है? हेमेटाइट अयस्क से और मैग्नेटाइट से, दो चीज़ से, ठीक है। भारत में लोहे मुख्य खाने अगर देखें तो झारखंड के अंतर्गत सिंहभूमि, छत्तीसगढ़ दुर्ग, उड़ीसा दुर्ग है उड़ीसा के अंतर्गत, मयूरभंज, मैसूर के अंतर्गत चामुंडी। इस प्रकार से आप देख सकते हैं लोहे की मतलब जो खाने हैं, ठीक है, जहाँ से लोहा मिलता है। यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाली वनस्पतियाँ, वनस्पति मतलब पेड़ पौधे, ठीक है, और पेड़ पौधे करते क्या है? पेड़ पौधे क्या करेंगे बताइए? ये इंसान है, इंसान ने यहाँ पे ऑक्सीजन लिया और CO2 छोड़ा, ठीक है, ऑक्सीजन लिया और CO2 छोड़ा। CO2 को ग्रहण करने का काम कौन करता है? पेड़ पौधे। और यहाँ से ऑक्सीजन कौन छोड़ता है? पेड़ पौधे, ठीक है। तो पेड़ पौधे जो ऑक्सीजन छोड़ेंगे वो हम लेंगे, हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे वो पेड़ पौधे लेंगे। तो यहाँ बात की जा रही है वनस्पति अगर समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी? सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन तो हम निकाल ही रहे ना, सॉरी CO2 हम निकाल रहे हैं, ऑक्सीजन यहाँ से वापस आ रही, तो ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं मिलेगी, ठीक है। तो पूरा जो चक्र है वो गड़बड़ा जाएगा, तो इससे क्या होगा? बहुत ही अधिक नुकसान होने वाला है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ये सारा काम होता है, यानी कि CO2 लिया जाता है और ऑक्सीजन को छोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमको देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर पेड़ नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो चक्र सही से नहीं चलेगा। बहुत सारी प्रॉब्लम है, जैसे भारी बारिश के कारण बाढ़ की समस्या देखने को मिलेगी। बड़े पैमाने पर कटाव से महासागरों पर असर पड़ेगा। मूंगा चट्टानें जो कैल्शियम कार्बोनेट की होती है, ठीक है, आप देख सकते हैं जो हमारे लक्षद्वीप के अंतर्गत देखने को मिलेगी, ठीक है। तो मूंगा चट्टानें और अन्य समुद्री द्वीप जो आवास है वो भी यहाँ पे नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये समस्या देख सकते हैं आप अगर वनस्पतियाँ नष्ट हो जाए तो। काली मंथन किस द्वीप पर है? ठीक है, तो देखिए द्वीप मतलब होता है जिससे चारों ओर से जो है पानी ने घेरा, यानी कि ऐसा जमीन का भूभाग जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। तो यहाँ देख सकते हैं होन्शु जो कि जापान के अंतर्गत, बोर्नियो आप देख सकते हैं इंडोनेशिया में है, क्यूबा क्यूबा आप देख सकते हैं जो आपका उत्तरी और दक्षिण अमेरिका के बीच में है, मेडागास्कर आपको अफ्रीका की साइड में देखने को मिलेगा। तो अब देखिए यहाँ पे मैप में ये हमारा प्यारा भारत, इस भारत के अंतर्गत हम यहाँ चले इधर तो हमको इंडोनेशिया द्वीप समूह मिलता है। इंडोनेशिया में एक द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो। तो जो काली मंथन है वो किस द्वीप का हिस्सा है? वो है आपका बोर्नियो। बोर्नियो क्या है? बोर्नियो इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। अब मुझे बताइए जो इंडोनेशिया की राजधानी है वो परिवर्तित हुई है, तो वो कहाँ गई है? देखिए इंडोनेशिया की नई राजधानी है पूर्वी बोर्नियो द्वीप के जो है काली मंथन का ही एक हिस्सा माना जाता है, जो राजधानी है वो, ठीक है। तो यहाँ देखिए इंडोनेशियाई जो द्वीप है बोर्नियो द्वीप इंडोनेशियाई हिस्सा है। उसके अलावा क्षेत्रफल इसका 73% है।
इसके अलावा देखिए इंडोनेशिया में कालीमंतन का तात्पर्य बोर्नियो के पूरे द्वीप से है। बोर्नियो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप, उसका क्षेत्रफल आप देख सकते हैं, देखिए बहुत अधिक है। इसका मतलब 7,48,168 वर्ग किलोमीटर है। मील में भी आप देख सकते हैं। भौगोलिक रूप से यह जावा से उत्तर में, ठीक है, सुलेवासी से पश्चिम में और सुमात्रा के पूर्व में है। बोर्नियो को 4 राजनीतिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया, जैसे कालीमंतन है एक जो इंडोनेशिया के अंतर्गत आता है, सबा और सारावाक मलेशिया का हिस्सा है, ब्रुनई की सल्तनत जो है एक छोटे क्षेत्र में शामिल है। नेक्स्ट है ओजोन परत, जो कि हमने पिछली सीरीज में भी बात करे थे। ओजोन परत क्या है? सूर्य है, सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट किरणें, उससे हमारी पृथ्वी को सुरक्षित करता है, ठीक है, रेडिएशन से। तो सिंपल सी बात है, ओजोन परत क्या करेगी? ओजोन परत जो है, जो अल्ट्रा वायलेट किरणें आती है, पराबैंगनी किरणें, उनको रोकने का काम कौन करेगा? ओजोन परत, ठीक है, हमारी पृथ्वी में। तो यहाँ पे जो हानिकारक, मतलब एक प्रकार से अंतरिक्ष एवं अन्य जो विकिरण, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओजोन परत जो है हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकता है, ठीक है, हानिकारक वायु को, अल्ट्रावायलेट किरणों को, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे यह परत जो है पृथ्वी के वायुमंडल की दूसरी परत है, मतलब समताप मंडल। पहला होता है क्षोभ मंडल, उसके बाद होता है समताप, फिर मध्य मंडल, फिर आपका होता है आयन मंडल। आयन मंडल मतलब जहाँ पे आपके सैटेलाइट वगैरह होते हैं, रेडियो स्टेशन। उसके अलावा आपका बहिर्मंडल देखने को मिलता है, सबसे बाहरी जो अंतरिक्ष में चला जाता है वो होता है बहिर्मंडल। तो पृथ्वी की टोटल कितनी वायुमंडल परतें हैं? 5। 5 में से दूसरा जो मंडल है उसके अंतर्गत आपकी ओजोन परत पाई जाती है, 40 से 50 किलोमीटर के अंतर्गत, ठीक है। इसके अलावा यह है जो है आप देख सकते हैं O3 इसका जो है आपका क्या है? सूत्र है। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली कुछ, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हेलोन कार्बन टेट्राक्लोराइड है, मिथाइल क्लोरोफॉर्म है, मिथाइल ब्रोमाइड है, ये सब जो है ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध फिंगर झील क्षेत्र कहाँ है? फिंगर झील क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे? ग्रेट लेक वाले एरिया में। कहाँ लिखेगा? ग्रेट लेक वाले एरिया में। और ग्रेट लेक कहाँ है? ग्रेट लेक आपका मिलेगा यूएसए प्लस कनाडा की बॉर्डर पर। क्या मिलेगा? यूएसए और कनाडा की बॉर्डर पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका। क्या हो जाएगा? अमेरिका। तो देखिए जो प्रसिद्ध फिंगर लेक क्षेत्र है वो कहाँ पे मिलेगा आपको? यूएसए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि न्यूयॉर्क में स्थित है। क्षेत्र जो है 9,000 वर्ग मील में फैला हुआ है। इसमें 11 फिंगर लेक है। ओंटारियो झील जो ग्रेट लेक का एक मतलब एक झील है, इसका एक हिस्सा, और इरी झील है उसका भी एक हिस्सा शामिल है। फिंगर लेक क्षेत्र में जो झील है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे नाम, हालांकि उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी आप एक बार पढ़ लेना। तो ग्रेट लेक की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे आपको ग्रेट लेक देखने को मिलेगा बड़े एरिया में, और उसी को हम बड़ा देखें तो ग्रेट लेक जो मीठे पानी की झील हम जिसे बोल सकते हैं। तो देखिए सुपीरियर झील है, उसके बाद आप देखोगे तो आपको जो है मिशिगन देखने को मिलेगा, लेक जो है हुरोन देखने को मिलेगा, साथ ही आप देखिए ईरी देखने को मिलेगा और ओंटारियो देखने को मिलेगा। ये 5 झील है, और ओंटारियो और ईरी ये दोनों के अंतर्गत ही हमको क्या देखने को मिलती है? फिंगर लेक देखने को मिलती है, ठीक है। अंगुली नुमा जो आकृति की झील है वो देखने को यहाँ पे मिलती है। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भूभाग जो भू आकृतिक प्रदेश है वो क्या है? तो भू आकृतिक प्रदेश की अगर बात करें तो मैप में आप देखिए भारत जो अलग अलग भू आकृतिक प्रदेशों से मिलकर बना। ऊपर वाला भाग देखोगे और यहाँ से इतना देखोगे, ये पर्वतीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। उत्तर की पर्वतमाला, उत्तर में है इसलिए उत्तर की पर्वतमाला बोल देते हैं। फिर कुछ जो है आपका गुजरात का थोड़ा हिस्सा और राजस्थान का हिस्सा, ये मरुस्थल, मरुभूमि देखने को मिलती है, रेतीला भाग। ऊपर आप देख सकते हैं नदियों द्वारा, इधर से भी नदी आई और इधर से भी नदी आई, इनके द्वारा जो है सिल्ट जमा किया गया, ठीक है। तो उसके कारण एक मैदान का निर्माण हुआ, उस मैदान को बोलते हैं उत्तर का विशाल मैदान। उसके बाद आप देख सकते हैं ये जो है यहाँ ज्वालामुखी से निर्मित हुआ ऊपर उठा भाग, ये पठार है। इसके अलावा इधर देखिए तो पश्चिमी तटीय मैदान देखने को मिलता है जो पश्चिमी पर्वतमाला के अंतर्गत, और पूर्वी तटीय मैदान देखने को मिलता है। तो अब मुझे बताइए इसमें सबसे विस्तृत भूभाग कौन सा है? सबसे विस्तृत देखने को मिलेगा आपको जो कि इधर से लेकर इधर और यहाँ तक फैला हुआ है, ये है उत्तर भारत का मैदान। तो यहाँ पे देखिए उत्तरी मैदान देखने को मिलता है, सबसे बड़ी जो है भू आकृतिक प्रदेश देखने को मिलता है, ठीक है। भू आकृतिक प्रदेश में अलग अलग प्रकार के जो है, जैसे पर्वतमाला भी देख सकते हैं, पठार भी देख सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अरावली पहाड़ियाँ तो उसी में जाती, रेगिस्तान मतलब आपका जो राजस्थान क्षेत्र में देखने को मिलता है, ठीक है। तो भारत का सबसे अधिक विस्तृत भूभाग क्षेत्र उत्तरी मैदान है, इसे सिंधु गंगा का मैदान भी कहा जाता है, उत्तर भारतीय नदियाँ क्षेत्र और उत्तरी मैदान क्षेत्र भी कहा जाता है। ये है एक जो है विशाल और उपजाऊ मैदानी इलाका माना जाता है। ऊपर वाले भाग में देखोगे तो ये वाला क्षेत्र है। हिमालय, दक्षिण का पठार, प्रायद्वीप, अरावली की पहाड़ी, उत्तर एवं पूर्व पर्वतमाला, ये सब भू आकृतिक प्रदेश की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है
निम्न में से मतलब निम्न वाक्यों पर विचार करना है और सही उत्तर का चयन करना। कथन निष्कर्ष बोला गया है। जैसे कथन पहला बोला गया है, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत बहनी होती है, यानी कि सदा बहते रहती है, उसमें पानी की कमी नहीं जाती है, ठीक है। क्योंकि दूसरा कथन बोला है, हिमालयन नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों से होता है। हिमानी मतलब बर्फ़ की नदियाँ। तो आप देखोगे ये पर्वत है, और जैसे जैसे ऊंचाई पर हम जाते हैं तो आपको जो तापमान है उसमें गिरावट देखने को मिलती है। तापमान में गिरावट के कारण यहाँ बर्फ़ जमते रहती है। बर्फ़ जमती तो बर्फ़ के टुकड़े ही यहाँ पे बहते रहते हैं, ठीक है, हमेशा। तो हिमानियों के कारण ही यहाँ से जैसे गंगा निकली है। इसके अलावा आप देख सकते हैं सिंधु भी देख सकते हैं, सिंधु की सहायक नदियाँ देख सकते हैं। ब्रह्मपुत्र देख सकते हैं जो भारत के इधर मतलब पूर्व उत्तर भाग से आती है, ठीक है, मानसरोवर झील से निकलकर। सिंधु भी मानसरोवर झील से निकली। तो ये जो सब जो पर्वतीय क्षेत्र से निकली नदियाँ है वो सब उनका स्रोत क्या है, हिमानी। हिमानी मतलब बर्फ़ की नदियाँ, और बर्फ़ वहाँ पर हमेशा जमी रहती है। इस कारण इन नदियों में हमेशा पानी रहता है। इसका मतलब हिमालय से निकलने वाली नदियों जो है हमेशा बहते रहती है, बिल्कुल सही है। और उसका कथन जो है सेकंड बी, मतलब हिमालयन नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों से होता है, बिल्कुल सही। यानी कि ए जो है सही है और बी इसकी सही व्याख्या कर रहा है। इसका मतलब क्या है, देखिए ए और आर दोनों सही हैं, दोनों सही हैं, और आर जो है मतलब जो बी है ए की पुष्टि करता है, तो सही भी है, बिल्कुल सही है भाई। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो राइट आंसर हो गया ये। तो आप देख भी सकते हैं यहाँ पर, देखिए सबसे पहली जो नदी है वो आपको देखने को मिलती है सिंधु नदी। मानसरोवर झील तिब्बत से निकली और ऊपर से निकल जम्मू कश्मीर से होते हुए कहाँ आ गई, ये देखिए आपका अरब सागर में गिर जाती है। उसके बाद आप देखिए चिनाब है, झेलम है। देखिए चिनाब नदी देख सकते हैं, यहाँ पे चिनाब नदी निकली है, देखिए। झेलम आपकी यहाँ से बॉर्डर बनाते हुए आ गई, ठीक। उसके अलावा रावी आ गई, यहाँ से आ गई आपकी सतलुज नदी जो कि मानसरोवर झील से ही, और यहीं कहीं से आ गई ब्यास नदी। तो इस प्रकार टोटल नदी देखने को मिलती है। गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी आपका देखिए यहाँ से निकलकर बांग्लादेश में जाती है, फिर ब्रह्मपुत्र से मिलती है, फिर इधर मेघना नदी आती है और जाकर सुंदरबन डेल्टा बना लेती है, ठीक है। इसके अलावा यमुना नदी भी आप देख सकते हैं, ये देखिए उत्तर प्रदेश वाले भाग में मिल जाती है। इधर से आई तो ये तो नीचे की नदी हो जाती है, पर ये ऊपर की नदियों की बात की जा रही है। इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आई तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मिल जाती है। तो जितनी भी नदियाँ पहाड़ यानी कि हिमानियों से निकलती है उनमें वर्ष भर पानी बहते रहता है। इसके अलावा नीचे भी देख सकते हैं आप, देखिए मध्य प्रदेश की मुख्य नदी नर्मदा नदी, नीचे आप देखें ताप्ती नदी, ये दोनों उल्टी दिशा में बहती है और क्या बनाती है, एस्चुरी। बाकी सब डेल्टा बनाती है। महानदी की बात करें, गोदावरी की बात करें, कृष्णा है, कावेरी है, ये इंपॉर्टेंट नदी है। यही बीच में हमने पढ़े थे दामोदर नदी। तो इस प्रकार से हमारी कुछ नदियों के बारे में हमने देखे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगली जो सेट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। इतने क्वेश्चन आपको कैसे लगे, समझ में आया नहीं आया, कोई डाउट है या कुछ आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।